नमस्कार। सभी जो भी जुड़ने वाले हैं और जो भी जुड़ रहे हैं, अभी एक कोई हैं। हाँ, तो जो भी जुड़ने वाले हैं सभी लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अज़ीम शेख। जी जी जी, नमस्कार बीना सिंह जी, नमस्कार। हाँ हाँ, ऑनलाइन आ गया हूँ। आ, तो मेरा जन्म हुआ जबलपुर में, क्योंकि फादर वहाँ पर पोस्टेड थे जबलपुर में, वहाँ रहे हम। और उसके बाद यहाँ झांसी आ गए 90 में। और क्योंकि ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ आना पड़ा, फिर बाकी की स्कूलिंग यहीं हुई। तो यहाँ पर आकर अब भाई अ, बच्चे ही थे हम। स्कूल वगैरह बस पढ़ाई लिखाई खेलना कूदना जो भी होता था। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूँ अपना, उसके बाद जाएंगे पीछे। पहले परिचय ये दे दूं कि पिछले 11 सालों से मैं 2009 से मैं यहाँ पर मुंबई में काम कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में। और काफ़ी कुछ काम किया मैंने। और हमारे जो आरिफ भाई हैं, मतलब बुंदेलखंड के, झांसी के काफ़ी जाने माने रंगकर्मी, उनको सबसे पहले मैं इन्हीं से मिला था। मैं झांसी में जब रहता था, तो तो मतलब कहाँ से किस तरह से ये जो शौक़ था, या जो मैं ये प्रोफेशन बना लिया, या जो भी ये इस कला के क्षेत्र में जो भी करना था, तो कैसे शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ कि बचपन में क्या है कि जब आपका मन होता है कुछ ना कुछ क्रिएटिव होते हैं, आप कुछ ना कुछ सोचते हैं, बड़ा जिज्ञासा होती है मन में, बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। एज अ चाइल्ड बहुत कुछ सोचते हैं। मैं एक गुजारिश और करना चाहूँगा, अगर जो भी अगर जुड़ रहे हो तो कमेंट करते रहेंगे ना, तो उससे मुझे पता चलता रहेगा, या कुछ सवाल भी आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे आसानी हो जाएगी। जी जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। आ तो तो कैसे किस तरह से ये चीज़ें सोचने में आई एज अ चाइल्ड। हमारा क्या था कि हमारा जो फैमिली है जो हमारी, तो झांसी में हम रहते थे, रेलवे क्वार्टर था। और बहुत जंगल जैसा इलाका होता है, अगर किसी को मालूम हो तो। एक क्वार्टर या एक घर ऐसा रहेगा तो 100 मीटर दूर दूसरा घर रहेगा। तो सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल ऐसे ही हो पाता था। और बीच में कभी किसी जो कोई दोस्त हो उनके साथ खेलना कूदना होता था, लेकिन दूर बहुत, मतलब एकांत में पालन पोषण हुआ हमारा। तो उससे ये रहा कि फिल्में जो देखने का एक वो रहा, टीवी फिल्म, ज़्यादातर फिल्मों का काफ़ी शौक़ रहा। तो बचपन में आपको बता दूं, अगर सबसे पहली फ़िल्म अगर मैंने कोई देखी होगी तो वो मैंने प्यार किया। मैं बीना सिंह जी सर, मैं एक्टर हूँ। एज एन एक्टर मैंने काम किया है सिर्फ इन 11 सालों में। हाँ रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तो एज अ चाइल्ड सबसे पहला सीरियल, अगर उस वक्त तो
जो भी था हमने देखा, समझ में कुछ आता नहीं था तो महाभारत चलता था उस वक्त, महाभारत देखा, रामायण देखा, कुछ समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी देखते थे। क्या है कि देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो धनुष है, धनुष टूट रहा है, टकरा रहे हैं, और वो डायलॉग लंबे लंबे हिंदी के डायलॉग। तो हिंदी बहुत अच्छी हुई, वो सब देखते सुनते सुनते, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था, सुनते सुनते हमने सीखा। तो कह सकते हैं कि बचपन से एक तैयारी थी इन चीज़ों की, बचपन से ये जो तैयारी चल ही रही थी। और बहुत सारे एक्टर्स, कोई एक पर्टिकुलर एक्टर नहीं, बहुत सारे एक्टर्स को देख देख के हर एक्टर से कुछ ना कुछ चीज़ें मुतासिर हुआ मैं, कई लोगों से कुछ, किसी की कोई चीज़ अच्छी लग गई, किसी की कुछ चीज़ अच्छी लगी, तो वो सब देखते 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 बहुत मतलब सीखते रहे। मतलब हमें तो मालूम ही नहीं था हम सीख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने आप आ रहा था अंदर, ऐसा था। तो 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 ये सब चलता रहा चलता रहा। अब उस वक्त जब जबलपुर में रहते थे तो अ, अच्छा, काफ़ी पहले से मेरे यहाँ, मेरे पैदा होने से पहले से ही टीवी था। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, तो उसमें रामायण, महाभारत, और उस वक्त सुपर हीरो जो नए नए जिनसे रूबरू हुआ था, आजकल तो बहुत अलग अलग तरह के सुपर हीरोज़ हैं। उस वक्त हमारा पहला फेवरेट हुआ करता था ही मैन। तो उस जो ही मैन था, तो वो हमारा पहला हीरो हुआ करता था उस वक्त, तो हम देखते थे। और उसका एक कार्टून आता था, तो उस कार्टून की भी जो भाव भंगिमाएँ थी, जो वो सब चीज़ें, तो उनको भी नकल करना या उनकी जो ड्राइंग बनाना, तो एक कलाकारी की एक, जिसे बोलते हैं कि एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा था, कुछ ना कुछ उनकी नकल करना या उनको देखना या उनकी ड्राइंग बनाना, अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाना, तो वो सब चीज़ें, चित्रकारी करना, तो वो अपने आप पैदा हो रही थी वो सब चीज़ें, वो देख देख के। फिर उसके बाद हमारे यहाँ थोड़ा माहौल था स्ट्रिक्ट, तो तो पढ़ाई भी करनी थी, और पढ़ाई का ज़्यादा माहौल था, क्योंकि फादर जो हमारे हैं उन्होंने हमेशा पढ़ाई पर जोर दिया। तो एक वो भी प्रेशर रहता था हमेशा कि हम पढ़ाई करते रहें और बाकी सी चीज़ें तो चलती रहेंगी साथ साथ, लेकिन पढ़ाई करते रहें। तो छूट थी, हर तरह की खुली छूट थी, लेकिन हदें थी हर चीज़ की। और देवदत्त भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये बहुत देवदत्त भाई बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने, और हमने काफ़ी काम किया है मुंबई में, साथ में बहुत काम किया है, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी देवदत्त भाई से, बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। थोड़ा बुंदेली, जो जितने भी बुंदेली जो कल्चर है और बुंदेली लैंग्वेज है, जो भी थोड़ी बहुत मुझे आती है, तो वो सब मैंने देवदत्त भाई और हमारे आरिफ भाई से सीखी हैं। और हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग बुंदेलखंड के बहुत बड़े राइटर हैं जनाब शमीम शेख जी, तो काफ़ी कुछ उनसे भी सीखा यहाँ के कल्चर के बारे में, और थोड़ी राइटिंग जो भी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी हिदायतें भी उन्होंने दी। तो काफ़ी चीज़ें हम लेके चले जीवन में, काफ़ी पहले से मुलाकात रही, देवदत्त भाई से भी सीखने को मिलता रहा बहुत। और कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो तो ऐसा माहौल था हमारे यहाँ। तो लेकिन मन तो भागता है कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ करने के लिए, कभी किसी चीज़ की एक्टिंग करनी, कभी किसी चीज़ का करना है, कभी कोई एक ऐसा छोटा सा पीस उठा लिया, बस उसी की दिन भर कर रहे हैं, उसी की नकल कर रहे हैं। उस वक्त तो नकल ही मानते थे, एक्टिंग वगैरह का इतना हमको कुछ पता नहीं था। तो
वो चल रहा था। तो अब जो हीमैन वगैरह जो था, तो उनसे उनकी क्या है, उसको देख कर लगा कि हाँ एक हीरोइज़्म होता है एक। जब वो बोलता था हीमैन एंड द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, जब वो बोलता था तलवारें निकलती थी, तो वो चीज़ हीरोइज़्म लगता था वो। और ऐसा लगता था कि हाँ यार ये क्या चीज़ है, लोग बाग इनको इतना देखते हैं और क्या है ये। हालांकि वो कार्टून था। आनंद गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवदत्त भाई जुड़े रहना, 2 घंटे के लिए बोला है, आरिफ भाई ने बोलते रहना है, तो आप जुड़े रहिए। आप जुड़े रहेंगे तो हिम्मत बनी रहेगी। हाँ, तो फिर वो एक हीरोइज्म का एक वो आया अंदर, वो सब चीज़ें देख देख के। और सबसे पहली फिल्म मैं आपको बताऊं, अगर ज़िंदगी में सबसे पहली फिल्म देखी थी तो मैंने प्यार किया। वो दिल दीवाना बिन सजना के वो सब गाने बचपन में सुनते थे, तो सुन सुन के थोड़ा थोड़ा सा लगा, लेकिन किसी को बोला नहीं, लग चलता रहा, दिमाग में चलता रहा, पढ़ते रहे, चलता रहा, ये सब चलता रहा। बाकी फिर अगर जब एकदम से एक गहरी बात दिल में जब लगती है, जो एक्टिंग को लेकर होती है, तो वो कुछ एक अक्षय कुमार की फिल्म थी। तो उन्होंने, उनकी फिल्म थी सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो अब बच्चे हैं तो कहीं से भी उत्सुकता आ सकती है, कहीं से भी कुछ भी देख के हम एक्साइटेड हो सकते हैं, है ना। तो हम मतलब वो फिल्म देख रहे थे हम लोग। और अच्छा, कभी जा पाते नहीं थे, छोटे थे तो किसी के साथ जाना पड़ता था सिनेमा हॉल। अब ये भी नहीं मालूम था टिकट कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तो पता ही नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि टिकट खरीद सकें। तो किसी के साथ जाते थे, किसी बड़े के साथ चले जाते थे। तो फिल्म जब देख रहा था मैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी, तो एक इंसिडेंट उसमें ऐसा था, फाइट सीन था। अच्छा, फाइट जो होती थी फिल्मों में, तो एज अ चाइल्ड आपको फाइट बहुत ज़्यादा वो करती है, उत्सुक करती है। और बहुत आपका बार बार मन करता, बहुत खुश हो जाते हैं आप फाइट वगैरह देखकर। बाकी चीज़ें, रोना, खुशियाँ, रोमांस, वो चीज़ें बचपन में समझ में नहीं आती। वो चीज़ें आपके लिए तो फिल्मों का मतलब फ़ाइट। और उस वक्त फ़ाइट वाली जितनी भी फिल्में आती थी, तो इसीलिए देखते थे कि फ़ाइट देखने को मिलेगी, हीरो मारेगा विलेन को, तो वो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए, अच्छा अक्षय कुमार जो थे, उस वक्त बहुत फाइट बेस्ड फिल्में करते थे, एक्शन फिल्में करते थे, तो एक मज़ा आता था, चले जाते थे कुछ ना कुछ करके। 2 घंटे ही बोलूँगा देवदत्त भाई, देखता हूँ अगर 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो, लेकिन समय की बंदिश भी है। जैसे मतलब बीच में। हाँ, तो तो वो फिल्म जब मैं देख रहा था, तो अब जो हमारे साथ में थे वो चले गए बाहर, और मैं अकेला रह गया हॉल में। और हॉल खचाखच भरा हुआ था। तो एक सीन आया उसमें जिसमें अक्षय कुमार किस एक गुंडे को मारते हैं, और ऊपर से बहुत ऊंचाई से वो गिरते हैं। तो गिरते 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 मतलब पीठ के बल ज़मीन पे गिरते हैं, और ऊपर से फिर एक दूसरा जो गुंडा होता है वो भी आता है। तो गुंडा उनके ऊपर गिरने वाला होता है कि हम, मतलब अक्षय कुमार एक तरफ हो जाते हैं और गुंडा गिरता है ज़मीन पे। और वो एक ऐसे मतलब एक्शन करते हैं, तो सिर्फ उस एक्शन की वजह से, मारा है नहीं गुंडे को, सिर्फ उस एक्शन को देखकर वो गुंडा इतना भयभीत हो जाता है, इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो अपने आप बेहोश हो जाता है, सिर्फ सिर्फ ये देख के। तो उस सीन पर इतनी ज़्यादा तालियां बजी, इतनी ज़्यादा तालियां बजी। अच्छा, मैं तालियां नहीं बजा रहा था, मैं तो देख के दंग रह गया कि ये क्या है। मतलब लार्जर देन लाइफ, मतलब ऐसी चीज़ जो हम बिलीव ना कर सकें। तो मैं, आंखें फटी हैं मेरी, मैं देख रहा हूँ कि ये कैसे कर दिया। और लोग बाग, जिन जो एंटरटेनमेंट जिनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, मैं तो घुस गया था उस सीन में, और वो देख के खूब तालियां बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं।
कुछ 10-15 सेकंड के बाद मेरा सपना टूटा। मैंने कहा ये तालियां इतनी बज रही हैं इस चीज़ पर। तो मैंने कहा यार ये चीज़ तो मैं भी करना चाहूँगा। वो एक ऐसा मोमेंट था कि तालियां सुनकर, किसी और के लिए तालियां सुनकर मेरे मन में भी आ गया कि यार मैं भी कुछ ऐसा काम करूँगा कि तालियां मिलें, कुछ ऐसा। तो तब से फिर एक्टिंग का एक वो जिसे कहते हैं भूत चढ़ गया, वो चीज़ हो गई। और तो वो पहला इंसिडेंट था। तो कह सकते हैं कि अक्षय कुमार जी को देखकर ये कीड़ा आ गया, ये कह सकते हैं। और फिर हम उस समय DD1 बहुत चलता था, तो DD1 पर बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स आया करते थे, बहुत मीनिंगफुल सीरियल शुरू हुए थे उस पर। जैसे शांति सीरियल आता था, सुराग द क्लू एक सीरियल आता था जिसमें सुदेश बैरी जी एज अ मेन लीड पुलिस ऑफिसर का रोल करते थे। और हम वो सीरियल देखते थे, सोमवार को आता था 10 बजे रात में। हम पूरा हफ्ता वेट करते थे उसके लिए। वो इतना फेवरेट सीरियल था श्री अधिकारी ब्रदर्स का, वो मेरे फेवरेट प्रोडक्शन हाउस, वो मेरा फेवरेट हो गया था वो बचपन में ही। मैं सोचता था कि यार ये क्या चीज़ें बनाते हैं, क्या एपिसोड बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता था। और जो हीरोइज़म था टीवी पर जो सुदेश बैरी का, वो देखकर बड़ा ऐसा लगता था कि यार हाँ वाकई में कोई दबंग पुलिस वाला आ गया है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो वो सब देखकर दिन भर, जब रात को 10 बजे 10 से 11 देख लेता था, फिर अगले दिन स्कूल जाना होता था। तो स्कूल में अब सामने अब टीचर पढ़ाए तो जानबूझ के हर बार मैं पिछली सीट पर बैठता था। जैसे अगर किसी एक पीरियड में आगे बैठा दिया गया अगर मुझे, तो अब मन मार के आगे बैठा हूँ, लेकिन जैसे ही अगला पीरियड होने को होता था तो सीधे पीछे वाली बेंच पे, सबसे पीछे। और वहाँ एक दो दोस्तों को और ले लेता था अपने साथ। तो वो सब करने का मतलब ये था कि एक प्राइवेसी मिल जाए, वो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता बात कर सकें आपस में और डिस्कस कर सकें, सुराग द क्लू की डिस्कस कर सकें, क्या डायलॉग बोला था। अब उसमें से अब हर किसी की तबीयत फिल्मी टाइप की नहीं होती। आप एक्टर हैं तभी आप इतना इंटरेस्ट लेंगे, या अभी आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं तो कोई कलाकार ही होंगे ज़्यादातर, वो ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनेंगे मुझे। तो उस वक्त क्या है, ढूंढना पड़ता था यार किसको बताऊं, किसको सुनाऊं, किसको मतलब ये जो कल रात में पूरा जो एपिसोड देखा है उसके बारे में मैं कैसे बताऊं, हर किसी का डायलॉग बोल के किसको बताऊं। तो एक आध बंदा रखना पड़ता था ऐसा तो उसको रखना पड़ता था ताकि वो सुन सके पेशेंस के साथ ये सब डायलॉग। हाँ, तो मैं पूरे एपिसोड की पूरी कहानी सुनाता था और हर एक करेक्टर का एक्ट करके सुनाता था। फिर जब वहाँ से आ जाता था तो घर पर पढ़ाई लिखाई जो होती, होमवर्क वगैरह जो कर लेते थे, करने के बाद फिर घर पर किसी न किसी को देखना कि भाई ये सुन सकते हैं, इनका इनका टाइम खाली है अभी, इनको सुनाते हैं। तो ऐसे करके हर किसी को पकड़ पकड़ के हर किसी करेक्टर का एक्ट करके दिखाना। तो घर वाले भी कहते थे कि अरे क्या करते रहते हो दिन भर। तो अब अपने को तो मज़ा आता था, करते रहते थे। और अपने हीरो हो गए थे सुदेश बैरी। हाँ, तो तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि हो सकती हैं एक कहीं ना कहीं बीज डालने वाली, है ना। तो उसके बाद पढ़ते रहे। अब जैसा कि मैंने कहा कि पढ़ाई का बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था, और मेरे जो फादर हैं तो बहुत पढ़ लिख कर मेरे फादर यहाँ झांसी में सेक्शन सीनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे। और काफ़ी मेहनत करके अपने गांव से निकल कर उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके अपने बलबूते उन्होंने नौकरी की। तो उनके दिमाग में और उनका एक हमेशा हिदायत ये रहती थी कि बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत ज़रूरी
है। तो हमारे दिमाग में भी ये चीज़ चलती रहती थी। हम भाई बहनों में हमारे चलता रहता था कि हाँ पढ़ना है भाई, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है हमेशा। अच्छा, हर महीने, हर 15 दिन में लेक्चर होता था कि कैसे कैसे क्या करना है क्या। तो वो हिदायत होती थी, डांट फटकार कभी नहीं होती थी, एक गाइडेंस होता रहता था हमारे साथ। तो वो चीज़ हावी हो रही थी, तो उस चक्कर में कुछ और कर नहीं पा रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे बस। तो पढ़ते रहे, और फिर इस उसमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है वो भी मैं नहीं कर पाया पढ़ाई के दौरान। इंटरमीडिएट तक मेरे ख्याल से मैंने कभी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, घर पर ये जो प्रैक्टिस चलती रहती थी अपनी, देख देख कर सीखने वाली। और अच्छा, तो ये एक तैयारी ही कह सकते हैं एक तरह से अभिनय की। ये जो बेस बन रहा था एक तरह से अभिनय का। और मुझे इस बात का बहुत मतलब बहुत तसल्ली है इस बात की कि कोई गलत चीज़ नहीं सीखी, मतलब ठीक ठीक चीज़ें सीखता गया मैं। भले ही खुद भी सीखी, बचपन में कोई गाइडेंस नहीं था तो रिसर्च कर कर के सीखते थे। लोगों के एक्ट देख देख के सीखे, नसीरुद्दीन शाह साहब की, पंकज कपूर साहब की चीज़ें देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। नीम का पेड़ आता था उनका, वो देखते थे लखनऊ दूरदर्शन पर। तो वो देखते थे, तो वो उधर से एक्टिंग की जो बारीकियाँ होती हैं वो चीज़ सीख रहे थे। हालांकि हम कर नहीं पाते थे उन चीज़ों को, लेकिन सीख तो रहे थे, कहीं ना कहीं हमें बस रहा था वो दिल में दिमाग में वो चीज़। तो मुतासिर होते जा रहे थे ऐसे ऐसे गज़ब के एक्टर्स लोगों से। नसीरुद्दीन शाह, बचपन में तो पता ही नहीं था करते क्या है, धीरे धीरे समझ बढ़ी तो लगा कि हाँ यार ये तो कमाल के एक्टर हैं। मतलब ये तो एक्टिंग करते नहीं, ये लोग जीने वाले लोग हैं, जीते हैं ये लोग एक्टिंग को। और फिर मेरे बहुत ही फेवरेट इरफान खान साहब, बहुत फेवरेट। मुझे बहुत दुख हुआ जब अभी उनकी मृत्यु जब हो गई, तो बहुत दुख हुआ। तो अरे विनेश भाई कैसे हैं आप? बने रहना भाई। इरफान साहब का भी जिक्र करने वाला हूँ मैं, जो मुलाकात जो हुई थी उसका भी करूँगा, बने रहना। तो मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो जो हम सीखते सीखते वो चल रहा था, फिर जब इंटरमीडिएट कर लिया तो सोच रहे थे यार अब तो एक्टर बनेंगे यार, क्या करें। अच्छा, एक चीज़ और चल रही थी, पढ़ने में बहुत अच्छा था तो पढ़ने में अच्छा था तो बड़ी उम्मीदें अलग थी सबको, चाहे रिलेटिव्स हों चाहे फैमिली के सभी लोग हों, सबको एक अलग उम्मीद ये थी कि डॉक्टर बनने का। अच्छा, शुरू से मतलब उनको ये लगता था, एक मतलब थोड़ा अलग अंदाज देख के कि यार ये डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ में कोई वो नहीं होता था, संकोच नहीं होता था, कोई भी चीज़ मैं मतलब मेरा हिम्मत ही था। क्योंकि मैं हाई स्कूल में मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में मैंने जो डिसेक्शन होता है, फ्रॉक डिसेक्शन होता है, जो मेंढक को काट वाट के जो चीर फाड़ करते हैं, वो सब चीज़ें मैं बड़े शौक से करता था। तो लोगों को सबको लगता था, और पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो मैं खुद भी बनना चाहता था डॉक्टर। तो इंटरमीडिएट के बाद अब दो दो चीज़ें दिमाग में आ रही थी, यार डॉक्टर बनना है यार, और एक्टर भी बनना है। लेकिन सोचता था कि डॉक्टर बन जाऊंगा पहले, उसके बाद फिर एक्टिंग करूंगा। हाँ, तो अच्छा, पापा ने ये बोला कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही करना है एक्टिंग अगर। तो अच्छा, तब तक तो मैंने बताया ही नहीं था घर पे ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसा दिल की बात नहीं बताई थी कि मैं कुछ एक्टिंग या ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं या ये इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में बहुत अच्छी चित्रकारी करता था, तो भी उतना ज़्यादा मैं बढ़ावा नहीं मिला चित्रकारी को। हाँ,
अच्छा करता था, लोग तारीफ़ करते थे, काफ़ी करते थे। अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल होता था, चित्रकारी करके उनकी चीज़ें उनकी चित्रकारी करके उनको देना। कई लोग उन अपने नाम से कहीं और बताते थे कि ये मैंने बनाया है, क्रेडिट भी नहीं मिलता था मुझे। तो ऐसे हेल्प मैं करता रहता था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं आती थी उस वक्त। मेरे साथ के जो पढ़ते थे जो लोग, उनको चित्रकारी नहीं आती थी, उनको पेंटिंग नहीं आती थी, तो मैं उनके लिए बना दिया करता था। तो ये होता था। तो कला वाली चीज़ें भरी पड़ी थी दिलो दिमाग में। और फिर जो एक्टिंग की तरफ जाने लगे, तो फिर 9th क्लास तक चित्रकारी करने के बाद छोड़ दिया, फिर सब बंद कर दिया चित्रकारी। और उसके बाद फिर प्रेशर इतना था कि भाई हाई स्कूल है, 9th क्लास हाई स्कूल, 9th भी उस वक्त हाई स्कूल, मतलब बोर्ड की परीक्षा होने लगी थी 9th में भी, 8th में भी बोर्ड की परीक्षा। तो बड़ा हवा ऐसा बना के रखा गया था कि भाई हाई स्कूल में और फेल हो जाते हैं, ये हो जाता वो हो जाता, तो पढ़ने लिखने में लगे रहे इसी डर के मारे। एक डर भी था कि अरे नहीं, पढ़ना है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो लगे रहे। तो अब इच्छाएं ऊपर आ रही थी एक्टिंग की, लेकिन हो नहीं पा रहा था, कैसे बोलें क्या करें। तो क्योंकि अब हमारी क्या है, इंडिया में क्या है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या अपर मिडिल क्लास फैमिली भी, और जो बिलो मिडिल क्लास होते हैं, उन लोगों का ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो हट कर, मतलब हद को तोड़ कर कोई काम करना नहीं चाहते। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं हमेशा। वो ये चाहते हैं कि अगर छोटी मोटी नौकरी भी चलेगी, या हर चीज़, मतलब सिक्योर लाइफ चाहते हैं कि पढ़ लिख जाओ और जॉब कर लो, और बस यही है सक्सेस, इसी को माना जाता है सक्सेस। तो थोड़ा सा बियॉन्ड द लिमिट जो चीज़ें होती हैं, वो एक क्रांतिकारी विचार आ गया था दिमाग में कि यार ये सब चीज़ तो अपने से हो नहीं पाएगा, चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी, नहीं हो पाएगा ये सब। तो तो एक वो चीज़ आ गई दिमाग में, तो उसको लेके चलते रहे। फिर अब डॉक्टर बनना था, तो इंटरमीडिएट के बाद किया मेडिकल की जो प्रिपरेशन करते हैं, हर कोई करता, तो ऐसे ही मैं भी चला गया मेडिकल की करने के लिए। तो करते रहे, लेकिन वो भी ध्यान रहा कि करना है यार, एक्टिंग भी करनी है, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। अब दोनों तरफ मन चल रहा है, क्या करें यार। अब बोल तो दिया है कि अब कर रहे हैं, बोल तो दिया है कि डॉक्टर बनना है, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार दिया, तो BHMS में सिलेक्शन हुआ। फिर दूसरी बार दिया, BHMS नहीं ली, क्योंकि पता नहीं, वो थोड़ा ग्लैमरस नहीं लग रहा था। अब मेरे हिसाब से वो थोड़ा, डॉक्टर की जो लाइन थी वो ग्लैमर नहीं लग रही थी, कि क्या यार वो शुगर की वो छोटी छोटी गोलियां देंगे, मज़ा नहीं आएगा इसमें, इंजेक्शन जब तक नहीं लगाओ तब तक मज़ा नहीं है, ये सोचना था उस वक्त अपना। खैर अभी तो हर चीज़ अच्छी है। तो उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें भी हुआ सिलेक्शन, और बैचलर ऑफ आयुर्वेद में भी हुआ। तो अब क्या है, ये मन नहीं हुआ इनको करने का, और करना था तो MBBS करना था, तो MBBS। रंजन जी धन्यवाद। हाँ, देवदत्त बुदेलिया भाई, हाँ कर रहा हूँ कंटिन्यू। हाँ, तो ये चल रहा था, तो वो छोड़ते गए, नहीं यार करेंगे तो MBBS करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और MBBS करने के बाद एक्टर बनेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डॉक्टर की का काम नहीं करेंगे, हम करेंगे तो एक्टिंग का काम करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। तो ये सोच चल रही थी। तो अब जैसा कि है, MBBS में बड़ा टफ सिलेक्शन होता है। कई लोगों को देखा था अपने सीनियर, जो जिन
तो वो 6-6 7-7 साल हो गए थे उनको, लेकिन एमबीबीएस नहीं निकल पा रहा था, बीडीएस नहीं निकल पा रहा था, डेंटल सर्जरी वो भी नहीं निकल पा रहा था, वो दो चीज़। तो हुआ क्या कि अपन करते रहे तैयारी, बहुत ज़ोर लगा दिया, लेकिन हुआ नहीं, एमबीबीएस में नहीं हुआ। और फिर थोड़ा सा मनोबल भी टूटा कि यार बीडीएस और एमबीबीएस में तो हो नहीं रहा है, क्या करें, कि आयुर्वेद ही कर लें क्या। फिर मैंने कहा नहीं यार, क्या करेंगे आयुर्वेद करके, छोड़ो, करना तो अपने को वैसे भी एक्टिंग है यार। हाँ, ये किया नहीं किया बात एक ही है, क्या करना है। तो मन हटाने लगा मैं उस तरफ से। अब लेकिन एमबीबीएस का जो ग्लैमर था वो दिमाग में था। तो फिर ऐसा हुआ कि भाई इंडिया में नहीं तो बाहर करेंगे, अब एमबीबीएस बाहर करेंगे, इंडिया के बाहर। तो रिसर्च की, पता लगाया, पूछताछ की यहाँ वहाँ, जो लोग रशिया से कर रहे थे, चाइना, रशिया, यूक्रेन, ये 3 जगहों से होता था। तो वहाँ पे कोशिश करके अपना पता लगाया, और वहाँ पर आसानी से एडमिशन हो जाता था बाहर। एमबीबीएस करना बड़ा आसान है बाहर, तो और थोड़ा सस्ता भी है। तो बात आई कि हाँ भाई अब वहाँ से करेंगे, बिल्कुल सब तैयारियाँ कर ली गई कि हाँ करेंगे। अब सारी तैयारियाँ हो गई, पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ें बन गई। अच्छा, पापा ने भी बोला कि कहाँ से करना चाहोगे, चाइना से करना चाहोगे कि रशिया से करना चाहोगे। तो आ, मैंने एक दिन सोचने भी लिया कि यार अच्छी जगह कौन सी है ज़्यादा। तो अपना थोड़ा थोड़ा मैं फैशनेट था थोड़ा सा रशिया के लिए। मतलब रशिया बहुत अच्छी जगह लगती थी, कभी गया नहीं, कभी इतना ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन मैंने कहा हाँ रशिया से करेंगे। तो रशिया से करने के लिए तैयारियां शुरू हुई। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब तैयारियां हो रही थी, तो जो मेरी मदर हैं वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई कि क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, और क्या ज़रूरत है कि एमबीबीएस ही करने की, यहीं पर रहकर पढ़ाई करो, यहीं पर रह के कुछ भी करो। मैंने कहा यार बात तो, अच्छा शुरू शुरू में लगा कि अरे यार रशिया जाने का चांस ख़त्म हो रहा है। तो तो वो चीज़ें हुआ, वो तो लगा कि हाँ कि यार अब नहीं जाना है, क्योंकि यार रशिया चले जाते, एमबीबीएस कर लेते, और फिर वहाँ से आके करना था एक्टिंग ही, तो फिर काहे को करना है यार एमबीबीएस। तो ये सोच के मैंने छोड़ दिया वो, विचार ही छोड़ दिया उसका। तो यहाँ पे रह के फिर सोचा कि चलो अब कोई अच्छा वोकेशनल कोर्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि खाली पढ़ाई कर लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसी वोकेशनल कोर्स करना ज़रूरी है एक सेफ्टी के तौर पे। तो डीएमएलटी में एडमिशन लिया, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इसमें एडमिशन लिया, बड़े सफलतापूर्वक वो किया। फिर अच्छा, इस पढ़ाई के दौरान खोज अलग चल रही थी कि कला के क्षेत्र में कैसे एंट्री करनी है, क्या करना है, वो अपनी सीखना भी चल रहा था, अपना रिसर्च चल रहा था सारा, फिल्म इंडस्ट्री का या लोगों से मिलना जुलना, वो सब चीज़ें चल रही थी। और फिर मैंने डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिया, वो पढ़ाई की, ग्वालियर, झांसी से ग्वालियर जाता था मैं, पढ़ाई की, वो कोर्स कंप्लीट किया। और उसके साथ ही साथ मैं झांसी में ये सोच रहा था कि जब तक झांसी में हूँ तो कुछ एक्टिंग से रिलेटेड काम करूँ, भले ही वो कोई नुक्कड़ नाटक हो या थिएटर हो या कोई भी छोटा मोटा प्ले हो। तो अब स्कूल तो ख़त्म हो चुका था हमारा, कॉलेज वगैरह में भी थोड़े बहुत कुछ होता था तो उसमें पार्टिसिपेट किया। तो लेकिन जो बहुत कम एक्टिविटीज़ होती थी। तो अब चाहिए था ऐसा कोई ग्रुप झांसी में जो
जो बताए कि क्या करना है भाई, और कौन सी किधर पे कौन सा प्ले हो रहा है, या कहाँ हम प्रस्तुति करने वाले हैं, कौन सा नाटक करने वाले हैं, इस तरह की चीज़ें लगातार करवाए। जो ऐसा प्ले, ऐसा कोई प्ले ग्रुप ढूंढना था तो नहीं मिल रहा था। तो बड़ी रिसर्च करने पे पता चला कि तो बड़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि लखनऊ जो राजधानी है हमारी, वहाँ पर बीएनए है, भारतेंदु नाट्य एकेडमी, बहुत फेमस, पूरे इंडिया में बहुत फेमस है, बाहर भी। और ये सोच के मन हुआ कि यार इसमें एडमिशन लेना है यार, कैसे लेंगे। तो ग्रेजुएशन थी उसकी कुछ मिनिमम ग्रेजुएशन थी उसकी योग्यता। तो डी फार्मेसी डीएमएलटी करने के बावजूद मैंने बैचलर ऑफ आर्ट का कोर्स भी किया। मैंने कहा यार ये भी करना पड़ेगा यार, ग्रेजुएशन मांगी है उन्होंने तो, डिप्लोमा है अपने पास, तो क्या करें। तो बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश लिटरेचर से और साइकोलॉजी से मैंने वो परस्यू किया। और अब ये जो बीए चल रहा था, इस बीच में झांसी में प्ले ग्रुप ढूंढ रहा था कि कोई मिल जाए। तो मैंने एक लिस्ट निकाली जिसमें जो भारतेंदु नाट्य एकेडमी के जो एलमनी थे, जो बहुत पहले पढ़ के निकल चुके हैं, और जो इंडस्ट्री, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी और कला के क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं जो लोग, उनके नाम लिखे थे और उनके एड्रेस लिखे थे। तो मैंने सोचा यार इनके एड्रेस तो मेरे को मिल गए, तो ये मुझे कुछ गाइड तो कर पाएंगे, ये मुझे गाइड कर सकेंगे। और ज्ञानेंद्र बुंदेला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, साथ में बने रहिए। तो मैं वो लिस्ट मुझे मिली, मुझे लगा यार बहुत बड़ी चीज़ हो गई यार ये तो अपने साथ, यार ये सफलता एक मिल गई कि चलो इन लोगों से मिल के इनसे पूछूंगा क्या कैसे क्या करना है। तो सीपरी बाज़ार में किसी ने बताया कि उसमें लिखा हुआ था उस लिस्ट में देशराज चतुर्वेदी जी, जो संस्था चलाते हैं, नाट्य संस्था है, अक्स नाट्य संस्था। तो मैं उन्हें ढूंढ रहा था कि कहाँ, उनका एड्रेस नहीं मिल रहा था, और क्योंकि एड्रेस कुछ बदल गए थे, मैं ढूंढ रहा था दोपहर में, भरी मतलब गर्मी में। तो सीपरी में जब मैंने किसी एक वहाँ पर किराने की शॉप वगैरह है, वहाँ पर मैंने सीपरी बाज़ार में वहाँ पूछा, तो वहाँ पर इत्तेफाक से अजय साहू जी हैं, या तो शायद देख रहे हों, या मेरे को, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उनको, वो भी मुझे जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको किससे मिलना, किससे है एग्जैक्टली, किससे मिलना है आपको। मैंने कहा मुझे देशराज चतुर्वेदी जी हैं जो जिनका अक्स नाट्य संस्था है, उनसे मिलना है मुझे, और एक्टिंग के सिलसिले में मिलना है। तो उन्होंने कहा कि यार इधर पर तो आपको शायद मिलेगा नहीं, यहाँ जहाँ आप खड़े हो यहाँ पर तो शायद नहीं है उनका भी एड्रेस, उनका एड्रेस शहर में है कहीं, लेकिन यहाँ पर आपको अगर किसी से मिलना है तो थोड़ी दूर पर ही जाएंगे तो आपको आरिफ शहडोली मिलेंगे। मैंने कहा यार आरिफ शहडोली, अच्छा शहडोली जीवन में पहली बार सुना था, शहडोली क्या होता है, दिमाग में यह है। मैंने कहा आरिफ शहडोली जी, ठीक है इनसे मिलेंगे। तो गए, तो हाँ आरिफ भाई, वो एड्रेस में देशराज चतुर्वेदी लिखा था, वो आगे मैं आऊँगा उसके बाद, एड्रेस में देशराज चतुर्वेदी लिखा हुआ था। देवराज चतुर्वेदी जी भी सही है, लेकिन उस एड्रेस में लिखा था। तो मैं आरिफ भाई से मिलने के लिए उनके घर गया, तो पता चला घर पर है नहीं। उनके फादर मिले मुझे, तो उन्होंने कहा बाद में आना, वो तो कहीं गए हैं। तो मैंने सोचा यार फिल्म, अच्छा अपने लिए ऐसा था कि यार फिल्मों में कुछ कोई काम कर रहा है अगर, या सीरियल में कोई काम कर रहा है, प्रोफेशनल एक्टर है, तो वो झांसी में कोई कैसे हो सकता है, वो तो मुंबई में ही होगा। लेकिन मैंने कहा चलो, एक उत्सुकता थी। तो ज्ञानेंद्र जी
राम राम। तो किशोर श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। तो गया, मिला, अगले दिन फिर गया। अब मेरे को चैन तो था नहीं, फिर अगले दिन फिर पहुंच गया। तो मिले, तो पूछते रहे, मिला, बड़े अच्छे से मिले, बिठाया, बोलने लगे कि अरे यार क्यों तुम करना चाहते हो एक्टिंग, अरे क्या करोगे एक्टिंग करके, अरे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इस तरह की उन्होंने बातें की। तो मैंने कहा अरे यार ये तो घर जैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे घर में करते हैं। या मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, एक्टिंग ही करना है, और बचपन से वो है मेरे दिमाग में, और मैं कैसे उसको छोड़ दूँ, कैसे इसको भूलूँ। तो कहने लगे ठीक है तुम कल आओ। तो वो रोज़ बुलाते थे मुझे, रोज़ बुलाते थे और बातें करते थे और भेज देते थे। मैं सोचता था यार ये कुछ हो तो रहा नहीं है, क्या है, कुछ बता भी नहीं रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, बातें करते हैं बस और बुलाते हैं। सुबह 7 बजे बुला लें, कभी कभी 9 बजे बुला लें, कभी 8 बजे बुला लें, और 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे बातें करें और वापस चले जाऊँ। मैंने कहा आरिफ भाई मुझे एक्टिंग करनी है, आप तो बात ही कर रहे हैं सिर्फ। तो कहने लगे कि हाँ हाँ सीखो, ये भी सीखने की चीज़ है, इस तरह से भी सीखते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई प्रोसेस होता होगा, ऐसा भी कोई प्रोसेस होता होगा सीखने का। तो मैं पेशेंस के साथ लगा रहा। अब कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि चलना है हमको एक नुक्कड़ नाटक करने। तो नुक्कड़ नाटक करने गए। तो अब मैं तो बिल्कुल नया नवेला, अब मुझे तो समझ में नहीं आया कि यार इतनी भरे बाज़ार में नुक्कड़ नाटक कोई कैसे करेगा। हाँ 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 देवदत्त भाई। हाँ तो ये क्या पेशेंस का वो कर रहे थे आरिफ भाई, टेस्ट ले रहे थे पेशेंस का। तो तो गए उनके साथ। अब जाके वहाँ पे गए, वो एकदम से उन्होंने एकदम से जैसे ही पहुँचे मार्केट के अंदर, वैसे ही वो वहाँ गिर गए और रोने लगे। और ऐसा रोने लगे फूट फूट के कि मुझे लगा, मैं तो थोड़ी देर के लिए 4-5 सेकंड के लिए तो मैं घबरा गया कि ये क्या हो गया, अच्छे भले आदमी को ये हो क्या गया। तो थोड़ी देर के बाद भीड़ इकट्ठी होने लगी, थोड़ी देर और भीड़ हो गई, लोग आके पूछने लगे अरे क्या हो गया भैया, क्या हो क्या गया। तो मैं स्तब्ध सा खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये हुआ क्या, ये अचानक से कौन सा ऐसा क्या हुआ। तो देखता हूँ कि वो रोते रोते अपनी व्यथा सुनाने लगे, अरे भैया हम तो किसान हैं और हमारी ज़मीन ये हो गई, हमारी ज़मीन हथिया ली, इन लोगों ने रो रो के सुनाए। और बुंदेलखंड का कोई किसान, दुखियारा किसान ऐसे करके सुनाने लगे। मैंने कहा यार ये तो नुक्कड़ नाटक चल रहा है, अब क्या एकदम अचानक से हुआ। अच्छा वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने देखा कि यार ये होता है, अच्छा इस तरह से लोगों को शौक में डाल देना नुक्कड़ नाटक का एक तरीका है ये। तो भैया देखा, बड़ा मज़ा आया देख के। और उसके बाद 2-3 पत्रकार आ गए और पूरी व्यथा सुनाई उन्होंने। पत्रकारों को बाद में पता चला कि ये कलाकार हैं, बुंदेलखंड के बहुत जाने माने कलाकार हैं। तो मैंने कहा अच्छा यार ये ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा कि यार अरे भाई ये तो बहुत गज़ब की चीज़ की आपने, बहुत मज़ा। लोग बाग तो बिल्कुल रियल समझ रहे थे, और रियल तो मुझे लगा कि एक्टिंग उस वक्त समझ में आया हल्का हल्का कि एक्टिंग रियल होनी चाहिए। तो ये पहली चीज़ थी दिमाग में। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि जो मैं पहले फिल्मों या सीरियल को देखकर जो मैं कर रहा था या जो नकल कर रहा था, हालांकि सीखने को बहुत मिला उन चीज़ों से भी, लेकिन उनको रियलिस्टिक चीज़ बनाना ये बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने थोड़ा सा उस पर काम किया कि कोशिश ये रही कि कुछ भी करूं तो थोड़ा रियल पुट रहे उसमें, रियलिस्टिक लगे। तो फिर उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ
आरिफ भाई को थोड़ा विश्वास हुआ लगन देख के थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा एक आध रोल तुम भी किया करना नुक्कड़ नाटक में। तो उनके साथ गए। अब जो भी रोल मिले तो रोल की एक तो छीना झपटी बहुत। तो अब अपना नंबर तो आ नहीं पाता था, तो बड़े मायूस हो जाते थे कि भाई यार क्या हो रहा है ये। अच्छा या ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स भी होती थी कि अरे इनको मत दो हमको, ये ऐसा चलता रहता था, जो आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें अपना नंबर नहीं आ पाता था। तो जो जो भी मिला रोल नुक्कड़ नाटक में, जो रोल भी किए बहुत अच्छे से निभाए। और एक नुक्कड़ नाटक का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। उस नुक्कड़ नाटक के बहाने मुझे क्या है, पब्लिक से इंटरेक्ट करने का एक मौका मिला। और जो लोकल कलाकार हैं बुंदेलखंड के, चाहे वो सिंगर हों, चाहे फोक सिंगर हों, चाहे वो कठपुतली का की कला प्रदर्शन करने वाले लोग हों, वो सब लोग उन लोगों से मिलने का मौका मिला मुझे। तो वो